भविष्य की जरूरतों को भांपते हुए खुद को तैयार रखना ही हिंदुस्तानी सेना की एक पहचान है। सेना की इन्हीं तैयारियों की ताजा तस्वीरें भी अरुणाचल प्रदेश से सामने आई हैं। यहां ऊंचा पहाड़ी इलाकों में सेना ने बुलंद भारत युद्धाभ्यास किया। चीन की सीमा के करीब ये युद्धाभ्यास भारतीय जवानों के पराक्रम का एक प्रमाण है। इन तोपों की आवाज ड्रैगन के कानों में गूंज रही होगी। इस गर्जना से चीन बेचैन हो रहा होगा। अरुणाचल के तवांग में एलएसी के पास हिंद की सेना का ये है बुलंद भारत युद्धाभ्यास। ये सेना का इंटीग्रेटेड सर्विलांस और फायर पावर अभ्यास था। इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन की सीमा पर भारतीय सेना ने एक बार फिर अपने शौर्य का प्रमाण दे दिया। ऊंची पहाड़ियों पर अपने युद्ध कौशल को धार देने के लिए इस अभ्यास में सेना की कई टुकड़ियों ने मिलकर पसीना बहाया। सेना की स्पेशल फोर्स एलएसी पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवान और आईटीबीपी के जवानों ने तमाम आधुनिक हथियारों के साथ बुलंद भारत युद्धाभ्यास को सफल बनाया। इस अभ्यास को अरुणाचल प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में अंजाम दिया गया। युद्धाभ्यास के लिए सेना के जवानों ने दुश्मनों के कुछ काल्पनिक टारगेट सेट किए। अभ्यास के तहत तमाम सैनिकों को इन मुश्किल टारगेट को ध्वस्त करना था। इसके लिए मोर्टार, फील्ड गन और बोफोर्स तोप का इस्तेमाल करना था। दुर्गम ऊंची पहाड़ियों में दुश्मनों को ढूंढना और उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद करना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। दुश्मन की सटीक पोजीशन जानने के लिए हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया जाता है। इसमें सर्विलांस की तकनीक काम करती है। सर्विलांस से दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और उनके फ्यूल डिपो की जानकारी जुटाई जाती है। दुश्मनों के रोड नेटवर्क, सप्लाई चेन और कम्युनिकेशन सिस्टम की लोकेशन मिलने के बाद दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की रणनीति बनाई जाती है। बुलंद भारत अभ्यास में ग्राउंड रडार का इस्तेमाल किया गया। इसकी मदद से दुश्मनों की लोकेशन के लिए जरूरी डेटा जुटाया गया और फिर शुरू हुआ दुश्मनों के काल्पनिक टारगेट को नेस्त नाबूद करने का सिलसिला। एक के बाद एक बोफोर्स तोपों ने गोले दागे और हर गोला सटीक निशाने पर लगा। इस हमले से पलक झपकते ही दुश्मनों के सभी काल्पनिक टारगेट ध्वस्त हो गए। यह सटीक हमला जवानों की बरसों की मेहनत और काबिलियत का नतीजा था। पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना के युद्ध कौशल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। कारगिल के युद्ध में सेना अपनी इस काबिलियत को साबित भी कर चुकी है। भारतीय सेना बदलते वक्त के साथ खुद को हमेशा आधुनिक हथियारों के साथ तैयार रखती है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेना लगातार युद्धाभ्यास में जुटी रहती है। पिछले साल दिसंबर महीने से अब तक ईस्टर्न सेक्टर में 6 बड़े युद्धाभ्यास इन तैयारियों का प्रमाण है। यही वो तैयारियां हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सरहदें हमेशा महफूज रहती हैं और कोई भी दुश्मन हिंद की सीमाओं की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मई के महीने में सावन भादो वाली बारिश हो रही है और फरवरी जैसी ठंडक महसूस हो रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी शिमला में भी जमकर बारिश हुई, जिससे तापमान सामान्य से काफी ज्यादा कम हो गया है। शिमला घूमने आए सैलानी मौसम की अंगड़ाई का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। गर्मी से राहत की तलाश में शिमला आए सैलानियों का स्वागत इंद्र देवता आसमान से कर रहे हैं। शिमला में पिछले 3-4 दिनों से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान 7 से 8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक नीचे चला गया है। अभी शिमला का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। जाहिर है कि शिमला में मई के महीने में
लोगों को दिसंबर की ठंडक का एहसास हो रहा है और लोग झमाझम बारिश और ठंड का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। The weather is very beautiful here. If you want, you can come and enjoy with your family, with your friends and everyone. चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे शिमला में बादलों ने जैसे डेरा डाल दिया है। हरे भरे पहाड़ों के बीच उमड़ते घुमड़ते बादल के नजारे लोगों के मन में सतरंगी इंद्रधनुष खिला रहे हैं। यही वजह है कि झमाझम बारिश में लोग रेनकोट पहनकर और छाता लेकर सड़कों पर निकल आ रहे हैं ताकि कुदरत की इन बेहिसाब बख्शीशों को अपने दिलों और कैमरे में कैद कर सकें। मौसम विभाग का कहना है कि शिमला के साथ ही हिमाचल के कई हिस्सों में पूरे मई महीने रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, जिससे तापमान भी सामान्य से कम रहेगा। प्रदेश में पहले भी कई ऐसे वाक़े आए हैं जब टेम्परेचर इस तरह के गिरे हैं पहले, और अप्रैल में भी स्नोफॉल की रिपोर्ट्स भी हैं। लेकिन जिस तरह का आउटलुक है, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट हम देखते हैं, तो उसमें मई का पूरा महीना लगभग बीच बीच में बारिशें देखने को मिलेंगी, तो टेम्परेचर बहरहाल कम रहेंगे। कहने की जरूरत नहीं, मौसम की अंगड़ाई ने शिमला की कुदरती कशिश में बारिश का तड़का लगा दिया है, जिसकी वजह से पहाड़ों की छटा और ज्यादा रेशमी हो गई है। लगातार बारिश की वजह से शिमला की सड़कें झरनों में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। साफ है कि छुट्टी लेकर एंजॉय करने आए लोगों को शिमला में भरपूर आनंद मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ धाम में लंबे वक्त के बाद आज मौसम साफ हो गया है। केदार घाटी में सूर्य देवता का साफ दीदार हो रहा है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी अच्छी धूप खिली है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में खिली हुई धूप की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस धूप खिलने के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ का मौसम बेहद सुहाना हो गया। कड़ाके की ठंड में धूप खिलने से लोग बेहद खुश हो गए। हालांकि पैदल मार्ग बंद होने से केदारनाथ की यात्रा अभी भी बंद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने ये अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अगर मौसम ऐसे ही खुला रहा तो चारधाम यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। और पैदल मार्ग अभी भी वहां पर बर्फ पड़ी हुई है, जिसे युद्ध स्तर पर सेना के जवानों की तरफ से हटाने का काम भी चल रहा है। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिराई उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उत्सव में प्राचीन संस्कृति और परंपरा का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। देवी देवताओं की झांकियां यहां निकाली जा रही हैं, जिसमें श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। अद्भुत, अलौकिक, आस्था और उल्लास की ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु के मदुरई की, जहां चिथिराई उत्सव के रंग और उमंग में पूरा शहर डूबा हुआ है। भारत में त्योहारों की भव्यता और उसमें संस्कृति और परंपरा की छटा कितनी शानदार होती है। चिथिराई का नजारा इसी की गवाही भी दे रहा है। लोगों में उत्साह, उमंग और उल्लास भरा हुआ है। बच्चे, बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग सब आस्था के आनंद में गोते लगा रहे हैं। मदुरई में विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी टेम्पल है। मीनाक्षी को शिव की पत्नी पार्वती का ही रूप माना गया है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक देवी मीनाक्षी का विवाह पर्व मनाया जाता है। देवी मीनाक्षी का विवाह सुंदरेश्वर यानी भगवान शंकर के साथ होता है। इस खास मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं और इस अनोखे विवाह के साक्षी बनते हैं। और इस बार नजारा कुछ ऐसा था। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मां मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। बीते 2 मई को दिव्य शादी के बाद रथ महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। 15 दिनों तक चलने वाले चिथिराई महोत्सव की शुरुआत मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर से हुई। 23 अप्रैल को ध्वजारोहण के बाद पूरे तमिलनाडु में चिथिराई महोत्सव का आगाज हो गया था। अब ये समापन की ओर बढ़ चुका है। इस उत्सव का मुख्य कार्यक्रम भगवान कल्लाझागर का वैगई नदी में प्रवेश है, जो 5 मई को आयोजित होगा। इसे देखते हुए मदुरई जिला प्रशासन ने 5 मई को छुट्टी का भी ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला की डोली यात्रा उत्तराखंड के भ्रमण पर चल पड़ी है। बुधवार को हरिद्वार के हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना के ठीक बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई। अब तकरीबन 1 महीने की यात्रा के दौरान ये देव डोली उत्तराखंड के सभी 13 जनपद जाएगी। 30 मई को गंगा दशहरा के मौके पर इस यात्रा की समाप्ति होगी। ढोल ताशे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर रवाना हो चुकी है। बुधवार को डोली को हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पूरी श्रद्धा और आस्था से गंगा स्नान कराया गया और फिर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद देव डोली उत्तराखंड भ्रमण पर रवाना हो गई। इस डोली यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होता आया है। यहाँ से ये डोली टिहरी गढ़वाल के विशोन पर्वत लाई जाती है। डोली यात्रा की शुरुआत 2000 से हुई थी। तब से हर साल धूमधाम से यात्रा उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में जाती है। इस दौरान ये यात्रा करीब 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डोली यात्रा का आयोजन पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में होता आया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी जी के संयोजन में, उनके प्रयास से, उनके मेहनत से जाड़ अंधकार हम जड़ रूपी अंधकार में हमारा समाज जो सोया हुआ था उनको जगाने का जो कार्य हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो कर रहे हैं, पूरे 4 धाम पूरी देवभूमि उत्तराखंड में यह यात्रा चलेगी। विश्वनाथ मां जगदीशिला यानी शिव और शक्ति का रूप। इस यात्रा का मकसद विश्व शांति की कामना और देव संस्कृतियों को जिंदा रखना है। साथ ही उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाना इसका लक्ष्य है। इसका जो मूल जो उद्देश्य है मुख्य रूप से वो ये है कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर पर्यटन एक अलग विधा है। हमारे राज्य का कंसेप्ट पर्यटन नहीं है। हमारे राज्य की जो आत्मा है वो तीर्थाटन है। तो यहाँ पर जो तीर्थ है उन तीर्थों के बारे में पूरे विश्व के लोग जाने और यहाँ पर तीर्थाटन डेवलप हो। तो पिछले 23 वर्षों की जो यात्रा है उसमें तीर्थाटन प्रदेश बनाने का ये संकल्प है। इस साल भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला की ये 24वीं डोली यात्रा है। इस बार ये डोली यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी करेगी। 30 मई को गंगा दशहरा के मौके पर वापस ये यात्रा विशोन पर्वत नील छाड़ा में मौजूद भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला तीर्थ धाम पर जाकर समाप्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के पाली में एक मंदिर में एक साथ 3 देवियों की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। डौलपुरा गांव के इस नवनिर्मित मंदिर चामुंडा, बायोसा और हिंगलाज देवी की मूर्तियों को स्थापित करने की तैयारियां जोर शोर से की गई थी। सबसे खास बात ये थी कि जब इस मंदिर में मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई और एक बार नहीं बल्कि एक के बाद एक 8 बार मंदिर समेत पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। पूरे विधि विधान से मंदिर के शिखर पर ध्वजा लगाया गया। तीनों देवियों के नाम पर कलश की स्थापना की गई और इस मौके पर श्रद्धालु भक्ति के उत्साह में झूमते नजर आए। और अब बात जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक नई पहचान की कर लेते हैं। यहां अंजी खट ब्रिज देश का पहला ऐसा केबल रेल ब्रिज बन गया है जो 96 केबल के जरिए खड़ा है। वैसे तो इस पूरे ब्रिज का पूरा काम दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन भारतीय रेलवे ने इसका केबल वाला हिस्सा महज 11 महीने में तैयार कर दिया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है। देश का पहला केबल रेल ब्रिज उस विकास की सबसे नई तस्वीर है। हिमालय की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों को पीछे छोड़ केबल रेल ब्रिज आन बान शान से खड़ा है। अंजी नदी के तल से करीब 331 मीटर ऊपर बने इस पुल में 96 केबल का इस्तेमाल किया गया है और ये सारी केबल अब फिक्स कर दी गई है।
बड़ी बात यह है कि पुल से इन सारी केबल्स को जोड़ने में महज 11 महीने लगे, जो कि एक रिकॉर्ड है। ब्रिज जो है एक्चुअली 96 केबल के ऊपर है, 48 एक साइड में, 48 दूसरे साइड में है, तो टोटल 96 केबल है। हमने ये केबल का वर्क जो है एक्चुअली जून 2022 में चालू किया था। उसके बाद में हमने इसको जो है 26 अप्रैल 2023 में इस वर्क को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। यानी हमारा टोटल वर्क जो है 11 महीने के अंदर हमने इनको कंप्लीट किया हुआ है। तो ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है इसमें। आईफिल टावर से भी ऊंचे इस केबल रेल ब्रिज में इतनी केबल लगी है कि अगर सभी केबल को लंबाई में रखा जाए तो ये दिल्ली तक पहुंच जाएगी। ताकत, तकनीक और खूबसूरती में बेजोड़ ये पुल 213 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा का सामना कर सकता है। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकेगी। पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है, जिसमें 473 मीटर का ब्रिज सिर्फ केबल के सहारे है, यानी केबल रेल ब्रिज 473 मीटर लंबा है। केबल पुल रियासी की तरफ से 183 मीटर लंबा और कटरा की तरफ 290 मीटर है। इसमें कुल 653 किलोमीटर लंबी केबल इस्तेमाल हुई है। केबल का कुल वजन 848 मैट्रिक टन है। इसमें केवल एक पिलर है जिसकी ऊंचाई 193 मीटर है। नदी के तल से इसके टावर तक की ऊंचाई 331 मीटर है। इस केबल रेलवे पुल को इस तकनीक से डिजाइन किया गया है कि तापमान का इस पर असर नहीं होगा। अत्यधिक गर्मी और सर्दी में ये अपना आकार नहीं बदलेगा। ये पुल इसलिए भी अहम है कि इसके बन जाने से कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ना अब बहुत आसान हो गया है। यह पुल जम्मू बारामूला लाइन के कटरा छोर पर सुरंग T2 और रियासी खंड पर सुरंग T3 को जोड़ता है। इस पर एक सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक है। ये 326 किलोमीटर लंबी जम्मू बारामूला रेल लाइन का हिस्सा होगा, जो श्रीनगर से भी होकर गुजरेगी। यह प्रोजेक्ट उत्तर रेलवे की देखरेख में कोंकण रेलवे और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलकर कर रही है। 2017 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, लेकिन सही मायने में काम 2018 में शुरू हुआ। अंजी खड्ड ब्रिज का 86% काम पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस साल दिसंबर तक ब्रिज पर ट्रैक का काम पूरा कर लिया जाएगा। ये एक्चुअली 2017 में प्रोजेक्ट हुआ था। एक साल थोड़ा सा टेक्निकल वर्क के लिए हमारा जो है थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअल वर्क 2018 से चालू हुआ था। 2018 से लेके आज आप देख ही रहे 2023 के एंड तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अंजीखड रेल ब्रिज न सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी सौगात है। इंतजार अब इस ब्रिज के जल्द से जल्द शुरू होने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक गुड न्यूज रोमांच के शौकीन सैलानियों के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी नेशनल पार्क में कायाकिंग की शुरुआत हो गई है। यानी अब कांगेर वैली नेशनल पार्क में प्रकृति और जैव विविधता का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचने वाले पर्यटक कायाकिंग के रोमांच भरे सफर का लुत्फ ले पाएंगे। ये रोमांचक सफर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के धूड़माराज से लगे कांगेर नदी में किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि यहां रिवर राफ्टिंग की सुविधा पहले से दी जा रही है, लेकिन अब कायाकिंग की शुरुआत होने से सैलानियों को और भी ज्यादा रोमांचक सफर का मौका मिल जाएगा। कायाकिंग एक वाटर एक्टिविटी है। छोटी नाव को कायाक कहते हैं। उस पर बैठकर पानी में तैरा जाता है। इस पर ज्यादा से ज्यादा 2 लोग ही बैठ सकते हैं। कायाकिंग का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों को 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 6 मई को किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी होनी है और इसके लिए ब्रिटेन में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। ये राज तिलक 1000 साल पुरानी परंपरा और रीति रिवाज के मुताबिक होगा। इस मौके पर ब्रिटेन में जश्न भी जोरदार होगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। आलम यह है कि लंदन की सड़कों पर रात में भी फुल ड्रेस रिहर्सल्स हो रहे हैं। किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक लंदन में होगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शाही परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल देर रात भी की जा रही है। इसके अलावा शाही गार्ड्स शाही धुन पर परेड की भी रिहर्सल कर रहे हैं। इस मौके पर विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आम लोग भी इस खास मौके पर काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें 6 मई को होने वाले किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक का कुल खर्च 1021 करोड़ है।
ये भव्य परेड और बजती शाही धुन बता रही है कि किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की तैयारियां कितनी जोर शोर से की जा रही है। रात में भी रिहर्सल का दौर जारी है। जवान प्रैक्टिस में जुटे हैं और कदम ताल कर रहे हैं। राज्याभिषेक के मौके के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। यह है लंदन की सड़कों पर पारंपरिक अंदाज में ब्रिटिश सैनिकों की परेड। इसकी झलक देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 6 मई को ताजपोशी के मौके पर कितने भव्य और शानदार परेड का आयोजन होगा। एक तरफ ब्रिटिश सेना के जवान परेड में दिन रात पसीना बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लंदन को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आम हो या खास, किंग चार्ल्स की ताजपोशी में हर कोई दिलचस्पी ले रहा है। यही कारण है कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लंदन में काफी संख्या में लोग जमा हो चुके हैं। यहां लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। राजा के पैलेस के आसपास ऐसे लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। ऐतिहासिक ताजपोशी का गवाह बनने सिर्फ आम ही नहीं, 203 देशों के 2000 से ज्यादा मेहमान भी लंदन में पहुंचेंगे। ऐसे में चाक चौबंद सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। इस बीच बकिंघम पैलेस के बाहर एक शख्स की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। आरोपी पर महल परिसर में जिंदा कारतूस फेंकने का आरोप है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब किंग चार्ल्स के ताजपोशी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि अगर इस आयोजन को पूरी तरह सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया जाता है तो ये ब्रिटिश पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई के बोरीवली में मौजूद आर.के. कॉलोनी में कई बार तेंदुए के हमले की खबरें आती हैं। यहां संजय गांधी नेशनल पार्क से तेंदुए इंसानी आबादी में आते रहते हैं। वन विभाग ने तेंदुए को ट्रैक करने के लिए जीपीएस टेलीमिलिट्री से लैस रेडियो कॉलर लगाए, जिसका रिजल्ट अब आने लगा है। शहरी इलाकों में तेंदुओं का हमला कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसे हमलों को रोकने के लिए तेंदुओं को शहरी इलाकों में जाने से रोकना काफी नहीं। जरूरी ये भी है कि तेंदुओं की गतिविधियों को समझा जा सके। मुंबई का संजय गांधी नेशनल पार्क तेंदुओं पर अध्ययन के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है। वन विभाग ने तेंदुओं पर रेडियो कॉलर लगाना शुरू किया है। ये रेडियो कॉलर जीपीएस टेलीमेट्री से लैस है, जो सैटेलाइट के जरिए काम करता है। इस जीपीएस टेलीमेट्री के जरिए तेंदुओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा है। अभी जो हम रेडियो टेलीमेट्री का जो काम कर रहा है, रेडियो टेलीमेट्री का थ्रू हमने है ना एनिमल जो है ना उसका तरफ से वो क्या सोचता है, कोई रोड क्रॉस करने से पहले वो क्या क्या प्रिकॉशन लेता है। सो अदरवाइज हम हमेशा कैसे होता है रोड साइड में कोई या कोई इसमें हैबिटेशन में जब लेपर्ड जाता है, हम हमारे लेवल पे देखता है अरे वो किसको अटैक करेगा, ये क्या कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। बट हमने एनिमल का पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो। एनिमल को क्या रहता है, वो रास्ता ढूंढता रहता है। ये लोगों का बीच में से मैं कैसे बाहर निकलूं और मैं कैसे लोगों को मैं अवॉइड करूं। डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्क्यू टीम है वो बहुत ही प्रोफिशिएंट है, तो उनका मदद लिया हमने और वो जानते हैं कैसा ट्रैप लगाना है, कैसा करना है, और हम फुल प्रिकॉशन लेते हैं कि लेपर्ड स्ट्रेस नहीं होता है। वेटरनरी डॉक्टर भी रहते हैं, तो ये सारा टीम वर्क ही रहता है, तो उसके वजह से वी आर सक्सेसफुल। अब तक 4 तेंदुओं पर जीपीएस टेलीमेट्री से लैस रेडियो कॉलर लगाए गए हैं। इसके लिए ऐसे तेंदुओं का चुनाव किया गया जो पार्क के बाहर जाकर इंसानों के संपर्क में आए हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद तेंदुओं का अध्ययन करना है।
और मुंबई के भारी आबादी वाले शहरी इलाकों में इंसानों और तेंदुओं के संघर्ष को कम करने में मदद करना है। एनिमल को क्या रहता है, वो रास्ता ढूंढता रहता है, ये लोगों का बीच में से मैं कैसे बाहर निकलूं और मैं कैसे लोगों को मैं अवॉइड करूं। हमारे पास वैसे भी बहुत सारे जो फुटेजेस है, जहां जैसे आपने एक लेपर्ड आया वो रास्ते पे, वो स्टॉप करके साइड में आ गया बाजू में, हमको भी उसमें से ये लगा क्यों अभी साइड में आया, वो बाद में पता लगा वहां से लोग जा रहे हैं उसमें। मतलब ये लेपर्ड भी लोगों के साथ में कोएग्जिस्टेंस कैसे करना चाहिए, वो धीरे धीरे उसमें भी है ना, उनमें भी एवोल्यूशन आ रहा है। 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और अब तेंदुओं के अध्ययन से उसकी गतिविधियों को समझने में मदद मिल रही है। जीपीएस टेलीमेट्री की मदद से वन विभाग को तेंदुओं के भूमि उपयोग पैटर्न, व्यस्त यातायात के साथ सड़कों पर उनकी आवाजाही और वो इंसानों से कैसे बचते हैं जैसे सवालों के जवाब देने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पर जो आपको खुश कर देगी। असल में चीनी खिलौनों पर लगे बैन के बाद स्वदेशी खिलौने निर्माण में काफी तेजी आ गई है। वजह यही है कि सरकार के इस फैसले से भारतीय खिलौना कारोबारी बहुत ज्यादा खुश हैं। मेक इन इंडिया वाले ये रंग बिरंगे खिलौने बचपन की याद दिला रहे हैं। ये स्वदेशी खिलौने हमेशा से बच्चों के फेवरेट रहे हैं। जाहिर है ये तस्वीर दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि भारत में खिलौने बनाने का कारोबार अब आगे बढ़ने की दिशा में है। कर्नाटक की ये खुशनुमा तस्वीर है। यहाँ चन्नापटना और रामानगरा के खिलौना कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। दरअसल चीनी खिलौनों के आयात पर बैन के बाद ये खिलौना कारोबारी बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि जब से भारत में चीन से खिलौने के आयात पर प्रतिबंध लगा है, उसके बाद से भारतीय खिलौना कारोबार को एक नई ऊर्जा मिली है। खिलौना कारोबार से जुड़े ये कारोबारी अब लगातार स्वदेशी खिलौने के निर्माण को लेकर जुटे हैं। तरह तरह की कलाकृतियों की ये खिलौने बेहद आकर्षक हैं और बच्चों के तो ये हमेशा से पसंदीदा रहे हैं। यही नहीं, कुछ साल पहले इस तरह की ये स्वदेशी खिलौने घर घर में बच्चों के साथी बने रहते थे। लेकिन बीच में चाइनीज खिलौनों की भारी डिमांड और सप्लाई ने जैसे इन स्वदेशी खिलौनों के निर्माण पर ग्रहण सा लगा दिया था। मगर जब से केंद्र सरकार ने चीन से खिलौनों का आयात रोका है, तब से भारत में खिलौने बनाने वाली ऐसी कई स्वदेशी कंपनियों को खिलौना निर्माण से सीधा फायदा मिलने की बात कही जा रही है। जाहिर है केंद्र सरकार के खिलौना आयात को लेकर लिए गए इस फैसले से जहां चीन को कड़ी चोट पहुंची, तो वहीं उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि भारत में स्वदेशी खिलौना बाजार के बढ़ने को खिलौना कारोबारी एक शुभ संकेत मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के विचार। महात्मा गांधी ने कहा है कि अपने लक्ष्य में दृढ़ संकल्प रखने वाले मुट्ठी भर संकल्पवान लोग इतिहास की धारा बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, लंच टाइम में हम दोनों के साथ आप सभी की मुलाकात होगी कल। बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।